हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस क्लास में हम लोग अपना नया प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और आपको पता है बच्चों, आपका पेपर पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका पहला पार्ट जो होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा। यहाँ पे आपको 40% मिलेंगे और जो कि 50 नंबर। भाई 100% सिलेक्शन तो मुझे दिलवा के रहना है, चाहे कुछ भी हो। मेरे डियर स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, 100% मिलेगा सिलेक्शन। एक एक क्वेश्चन आज भी मैं चुनकर लेकर आया हूँ, पर वो है जो बार बार पेपर में आता है। और 100% सिलेक्शन के लिए भैया आपको सीखने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, जब आप लोग क्लास अटेंड करते हो तो उस क्लास में अपने पास पेन कॉपी रखा करो, क्योंकि जो भी आपका शॉर्ट मेथड आता है, यानी कि जिससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जल्दी सोल्व कर सकते हो, उसको नोट कर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन से आंसर आपको आते थे होंगे। तो पहले पार्ट में हम इसके यही पूरा पार्ट करने वाले हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में बताना आप कहां कहां से देख रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ध्यान से निर्देश पढ़ने हैं, क्योंकि इसी निर्देश से आपको सवाल को करना है। तो पहला आपका भाग नंबर 1 है, इसमें 1 से लेकर 4 प्रश्न है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र तो किसी तरीके से एक समान है, लेकिन जो इसमें अलग चित्र है वही आपको पहचान कर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 चित्र आपको दिए गए हैं और इन चारों चित्रों में कुछ समानता है और कुछ अलग है। तो यहाँ पे पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथे में आपको देख रहे हो तो ये दोनों तरफ एक साइड है। लेकिन अगर आप देखते हो डी वाले में, तो ये इसने घुमा दिया, इस तीली को ये इधर कर दिया इसका भाग और ये वाला इधर, तो इसका मतलब डी वाला जो चित्र है वो इसमें भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक नाव आपको दी गई है और यहाँ पे नाव के 4 चित्र हैं, आपको बताना कौन सा चित्र अलग है। तो बच्चा आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो नाव रखी हुई है यहाँ पे, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि ये इसके समान है। अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर देता हूं तब भी ये वाला इससे समान जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये बच्चे अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला हिस्सा, अगर ये नाव इस तरीके से रखी हुई, तो ये वाला हिस्सा जो है इसका इधर बनना चाहिए था, ना कि इस तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये यहाँ पे इसने गलत डायरेक्शन में दे दिया, ये इधर बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अलग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख के बताओ, इसमें कौन सा चित्र अलग है। हर एक चित्र में क्या किया गया है, इसके अंदर इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने के बाद एक अंदर बीच में सर्किल कर दिया गया है। इसको भी इसी तरीके से कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया और अंदर की तरफ सर्कल, इसको भी और इसको भी, सबको लगभग बराबर पार्ट में इसने बनाया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर बी में देखते हो, बी वाले चित्र में, तो बाकी सबके अंदर तो बीच में गोला है, लेकिन इसके बीच में क्या बनाया, इसने त्रिभुज बनाया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चित्र इन चारों चित्र में बिल्कुल अलग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हो तो बाहर की तरफ एरो की जो डायरेक्शन है वो बाहर निकली हुई है इसमें से, लेकिन इसके अंदर एरो के बैक वाली डायरेक्शन बनी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ये वाला चित्र इसमें अलग है। अब हम देखते हैं इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में इसने क्या कहा है, पहले पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, ये गलती मत करना कि आप जल्दबाजी में पर्सन को गलत पढ़ लो। भाग नंबर 2 में आपको कहा गया कि पर्सन संख्या 5 से 8, पर्सन संख्या 5 से 8 में दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं और उसके बाईं ओर में एक चित्र दिया गया है। आपको बताना इस चित्र के बिल्कुल समान चित्र इनमें से कौन सा है, बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्शन। तो आप देखिए ये वाला चित्र आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इस वाले चित्र में देखेंगे छठे में कौन सा बिल्कुल समान चित्र है, तो आपका एस इधर है, एस इधर होना चाहिए, इधर सर्कल, ऊपर की तरफ स्क्वायर और नीचे ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसके सदस्य चित्र आपको बताना है कौन सा होगा। तो उसको सदस्य अगर चित्र हम देखें तो सी वाला बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में देखो यहाँ पे एक इस तरह की लाइन है इसके बीच में और ऊपर की तरफ एक सर्कल, इसमें दोनों बिंदु नहीं होगा। इसके नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है नीचे लाइन और ऊपर बिंदु, यानी कि ये वाला चित्र इसके बिल्कुल समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 3 में आपको यहाँ पे कहा गया पर्सन संख्या 9 से 12 में आपको इधर एक पर्सन चित्र दिया है, उधर 4 उत्तर चित्र। आपका इसका एक भाग लुप्त है, हमें ये बताना है ये जो लुप्त वाला भाग है इसमें कौन सा चित्र आएगा जो ये पूरा पूरा इसको कंप्लीटली फिल कर देगा, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं ये वाला जो भाग है इसको पूरा करने के लिए कौन सा आएगा। यहाँ पे ये है और इसके बाद इस तरफ जो एक जीरो लगेगा, फिर एक लाइन, फिर इसका ये वाला पार्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी रखेंगे तो इसको कंप्लीटली पूरा कर देगा चित्र को। चित्र नंबर 10 में भी एक भाग इसका लुप्त है, इसको पूरा करने के लिए हमें बताना है इसमें कौन सा भाग आने वाला है। तो यहाँ पे ये सर्किल को पूरा करना है और इस सर्किल के अंदर एक लाइन इस तरह से बनाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। और बाहर की तरफ भी एक छोटा सा सर्किल बनाया है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको रखते हैं तो ये चित्र हमारा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, इस चित्र को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको एक डार्क, यहाँ पर आपको जो है डार्क स्क्वायर पूरा करना है, बीच के अंदर इस वाले स्क्वायर को पूरा करना है और इसके अंदर आपको लाइनें बनानी है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 11th का पार्ट नंबर कौन सा आपका, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 11th का पार्ट नंबर ए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमें बताना है इस आकृति को पूरा करना है। इस आकृति को पूरा करने के लिए देखो एक लाइन को हमें पूरा इस तरीके से खींचना पड़ेगा, यहाँ पर इस सर्किल को पूरा करना पड़ेगा और इस सर्किल को पूरा करने के बाद ये जो हमारी बीच की लाइन है, ये वाली लाइन इससे ऐसे जाकर मिल जाएगी और ये वाला चित्र हमारा पूरा कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ देख के फटाफट कौन सा नंबर है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। काफी आसान है वैसे तो क्वेश्चन ये, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चों के 50 में से 50 मार्क्स ही आ जाते हैं, एक आध मार्क्स करता है, नहीं तो अधिकतर सभी सही आते हैं। भाग नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में बाईं और 3 चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। चित्र को श्रेणी क्रम में है, श्रेणी को पूरा करते हुए दाईं और उपलब्ध चित्रों में से चयन करें। यानी कि जो संबंध इस चित्र का इससे है वही संबंध इसका इससे होगा, उसी संबंध के अनुसार हमें बताना है यहाँ पर कौन सा चित्र आने वाला है।
तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल इस बार इधर चला गया, यानी कि इस तरफ मूव हुआ, फिर ये ट्रायंगल इससे आगे चला गया, यहाँ पे मूव हुआ, अब ये ट्रायंगल मूव होकर इससे आगे, यानी कि इस वाले पार्ट में जो आपका ट्रायंगल आना चाहिए, यहाँ पे जो है ये वाला ट्रायंगल बनना चाहिए इस तरीके से, इसके पीछे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस बनना चाहिए, क्रॉस के पीछे है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि एक एक स्टेप जो है ये इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी पहले एक लाइन इस तरह बनी, फिर इसको डायरेक्शन को चेंज किया, फिर इधर डायरेक्शन को चेंज किया, तो इसका मतलब जब हम पार्ट नंबर 4 में जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले ऊपर क्रॉस था, फिर नीचे की तरफ इसने सर्किल था, दूसरी बार में सर्कल को ऊपर कर दिया और क्रॉस को नीचे कर दिया, फिर इसको क्रॉस को ऊपर कर दिया और सर्कल के नीचे। इसका मतलब इस बार फिर से क्या होना चाहिए, आपका सर्कल ऊपर चला जाएगा और क्रॉस नीचे आ जाएगा, तो सर्कल ऊपर क्रॉस नीचे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में देखिए क्या है, पहले यहाँ पर एक सर्कल था बीच में और यहाँ पर स्क्वायर थे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद दो सर्कल हुआ, एक स्क्वायर कम हुआ, तीन सर्कल हुआ, एक स्क्वायर कम हुआ, यानी कि एक सर्कल और बढ़ेगा और एक स्क्वायर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पर। अगला देखिए भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद हम इसको करेंगे। भाग नंबर 5 में हमें बोला गया है कि 17 से 20 में प्रत्येक में 2 पर्सन के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक पर्सन चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 पर्सन चित्र में एक निश्चित संबंध है, यानी कि जो संबंध आपका पहले चित्र का दूसरे से है वही संबंध तीसरे चित्र का चौथे से होना चाहिए, उसी के अनुसार हमें इसमें से बताना है कौन सा आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एरो है, इसका ये वाला भाग नीचे है और ये वाला ऊपर, तो दूसरी बार में दोनों एक साइड थे, तो दूसरी बार में इसको तो ऐसे ही रहने दिया और इसको इसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया है और घुमाने के बाद देखो ये वाला सेट है ऊपर वाला, तो अगर ऊपर वाला इधर ही है तो नीचे वाला क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला तो आपका सेम ही रहेगा और नीचे वाले की डायरेक्शन चेंज होकर ये इधर हो जाएगा और इस तरफ आपका ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इसमें अंदर की तरफ बनी हुई है, इधर की तरफ, ठीक है, और दूसरे वाले में डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इस वाले में भी डायरेक्शन जो है अभी जो है ये बाहर की तरफ है, तो जब दूसरी बार हम इसको घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ से जो हमारा चेंज हो जाएगा, मींस इनका मुंह ऐसे होना चाहिए अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और अंदर की तरफ, दोनों मिलकर एक सर्किल को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलती की थी, उन्होंने इसको सी में लगा दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे सी में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना ये बिल्कुल किनारे से मिला हुआ है, बिल्कुल भी डंडे में गैप नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये वाला होना चाहिए। क्लियर बच्चों। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 19, तो हमारा मिसप्रिंट है एक बार फिर से आ गया, तो क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 में बताना बच्चों यहाँ पे कौन सा आने वाला है। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, सेम टू सेम इमेज है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको इस तरीके से मूव कर दिया है इसने, 90 डिग्री यहाँ पे मूव कर दिया है, तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा और ये बस क्या होगा 90 डिग्री हमारा मूव हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री मूव होगा तो ये जो प्लस वाला, देखो नीचे क्रॉस था तो इधर कितना राइट में आया था, तो इधर प्लस है तो ये प्लस भी हमारा राइट में ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग देखिए, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे कुछ आपको ज्यामितीय आकृति दी गई है। ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वर्त हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की आकृति आपको देगा और आपको इस आकृति का एक भाग इसमें से लुप्त होगा, कटा हुआ होगा, आपको ये रखना है कि इसके अंदर कौन सा भाग हम रखें कि ये पूरी आकृति हमारी कंप्लीट बन जाए। तो 21 में देखो इस वर्थ का जो कटा हुआ भाग है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना भाई कौन सा विलुप्त हुआ है इसमें भाग, तो इसके अंदर कौन सा फिट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल तैयार हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी सर्कल का कटा हुआ भाग है और इसके अंदर देखो एक ट्रायंगुलर शेप टाइप का कटा हुआ है, तो यानी कि जो हमारा होगा सर्कल वो कुछ इस तरह का दिखाई देना चाहिए, इसके अंदर पूरा फिट करने के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बीच में एक सर्कल की शेप में कटा हुआ है ऐसे, यानी कि इधर के जो सर्कल वाला पार्ट निकलना चाहिए उसके अंदर और फिर इस तरह के वो सर्कल गोल होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये वाली आकृति इसके अंदर पूरा फिट होगी और फिट होने के बाद एक पूरा का पूरा वर्थ यहाँ पर बना लेगी। क्वेश्चन भाग नंबर 7 में देखते हैं। भाग नंबर 7 में आपको बतानी है मिरर इमेज। मिरर इमेज में जानते हो ना क्या होता है कि अगर हमारे बीच में कोई हम शीशा रख दें तो हमारा इधर की तरफ मान लीजिए लेफ्ट है और इधर की तरफ आपका राइट है, तो ये जो राइट वाला है वो इधर की तरफ लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला आपका राइट बन जाएगा, यानी कि बायां दायां बन जाता है और दायां जो है वो आपका इधर बायां बन जाएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अब हम इसमें बताना है भाई ये जो चित्र है यहाँ पे मिरर रखा हुआ है इसमें कैसा दिखाई देगा। देखो ये जो हमारा यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, तो इधर का जो राइट है वो इधर की तरफ लेफ्ट बनना चाहिए, राइट है तो यहाँ पे ये लेफ्ट बना और लेफ्ट वाला यहाँ पे राइट बना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। फैन है, तो फैन में ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे और ए तो सेम ही रहता है और एफ ऐसे बनेगा, तो एन ए एफ आपको नजर आना चाहिए। एन ए एफ आपका कहा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो जेड इस तरीके से हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये जो लाइन मिरर की तरफ आ रही है तो इधर से भी लाइन मिरर की तरफ आनी चाहिए और दूसरी लाइन हमारी इस तरीके से दूर जानी चाहिए। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर इसके पास है तो मिरर में इधर भी ये हमारा पास ही बनना चाहिए, ये वाली लाइन दूर है तो मिरर में दूर ही बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इधर की तरफ लेफ्ट है वो वहाँ पे राइट में नजर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये हमारा लेफ्ट पार्ट, ये राइट, तो ये जो राइट वाला है ये राइट वाला यहाँ पे यानी कि लेफ्ट में आना चाहिए और ये लेफ्ट वाला आपका राइट में आना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर।
कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और साथ ही अपने आंसर मुझसे पहले जो आ रहे हैं उनको देते चलना, जिससे कि पेपर में आप जो है जल्दी से कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग नंबर 8 है। इसमें आपको क्या क्या है कि एक कागज का टुकड़ा है आपके पास बिल्कुल चौकोर, इस टुकड़े को आपने मोड़ा, फिर से मोड़ा और मोड़ के फिर यहाँ पे कट कर दिया। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा? देखो मैंने पहला पार्ट ऐसे मोड़ा था, तो ये इसी तरीके से ये वाला पार्ट खुलेगा, और खुलने के बाद क्या होगा इस पार्ट में, यहाँ से जो कट हुआ था वो कट इधर भी हमें नजर आएगा। सेम टू सेम जब मैं इसको नीचे की तरफ खोलूंगा इस वाले पार्ट को, तो नीचे की तरफ भी ये वाला पार्ट मुझे ऐसे ही नजर आएगा कट होके। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से खोलने के बाद ये कट होकर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम देखें तो ये कागज है ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर हमने इसको बाएं मोड़ा, फिर इसको यहाँ पे रखा। जब मैं इसको खोलूंगा ऐसी तरफ, तो खोलने के बाद ये वाला चित्र मुझे सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही कटा हुआ मिलेगा। जब मैं इस चित्र को पूरा खोलूंगा तो ये वाला कट मुझे यहाँ से इस तरफ ऐसे, और ये वाला कट मुझे इस तरफ ऐसे मिलेगा थोड़ा सा, और उसको फिर मैं पूरा का पूरा ओपन कर दूंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 30 में देखिए, भाग नंबर 30 में कागज है, पहले उसने इसका ये वाला कॉर्नर मोड़ा यहाँ से, और इधर से भी इस वाले कॉर्नर को मोड़ दिया। मोड़ने के बाद इस कागज को फिर से इसने बीच में से मोड़ दिया इस तरफ, और मोड़ने के बाद यहाँ पे इसने इसके अंदर 3 पिंच किए। तो जब ये इस पूरे कागज को खोलेगा, ये 3 पिंच इसको यहाँ पर भी मिलेंगे ऐसे लगे हुए, और जब इस कॉर्नर को खोलेगा तो यहाँ पर भी कटा हुआ मिलेगा और यहाँ पर भी कटा हुआ मिलेगा। तो आपको कुछ इतने सारे इसमें कट दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपको क्या करना है, इसके अंदर से ये आकृति ढूंढनी है। मतलब हमें ये बताना है कि ये इन 3 आकृति से मिलकर इनमें से कौन सा चित्र बना हुआ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आकृति में नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3। 3 आकृति हैं। पहली आकृति इसके अंदर ऐसी नजर आ रही है, कहीं भी नहीं, ये नहीं होगा। दूसरे वाले में देखो तो पहली आकृति आपकी ये हो गई, दूसरी आकृति हो गई, और तीसरी आपकी आकृति ये वाली हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको 4 आकृति हैं, 1 2 3 और 4। चारों आकृति से हमें बताना कौन सा चित्र मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इसके ऊपर रखते हैं इस तरीके से, और ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीसरे वाला चित्र ये लगा हुआ है, पहला ये लगा हुआ है, और दूसरा आपका ये, और चौथा ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इन चारों आकृति से मिलकर ये वाली आकृति आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, इन आकृति से मिलकर हमारा कौन सा चित्र जो है पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो इस आकृति के अंदर हम इसको नीचे की तरफ बैठाएंगे चित्र को, तो ये वाला चित्र हमारा सर्कल यहाँ पे मिला हमें, और ये वाली जो लाइनें हैं वो ये वाली पूरा एक लाइन हो गई, और 5वीं लाइन से हमने इसको बंद कर दिया, और 2 त्रिभुज इसके साथ में लगा दिए, एक इधर और एक इधर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, ये वाली आकृति में कहाँ नजर आ रही है। इसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि यहाँ पे है इस वाले चित्र में। ये वाला भाग पूरा ये हो गया 2, ये वाला सर्कल आपका ये हो गया, और चौथे में आपका ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इस वाले भाग में बस यही ढूंढना है कि कौन सी आकृति से ये आपका मिलकर बना हुआ है। भाग नंबर 10 में हम चलते हैं। भाग नंबर 10 में हमें क्या करना है कि इधर की तरफ पर्सन चित्र में एक आकृति दी है और उत्तर में 4 आकृति दी गई है। ये आकृति कौन से चित्र के अंदर छुपी हुई है ये हमें बताना है। तो ये आकृति कौन से चित्र में छुपी हुई है, ध्यान से देखते हैं। तो ये आपका ऐसे आधा सर्कल और नीचे की तरफ एक ए जैसा लगा हुआ है। तो आधा सर्कल ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें और ये ए ऐसा बना दे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें एल को ढूंढना है। एल कहाँ पे बना हुआ है? तो एल अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी एल शेप इधर बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में ये आकृति हमें ढूंढनी है, इस तरीके से बनी हुई टोटल। तो ये आकृति हमें कहाँ नजर आएगी? चित्र में इसमें देखो, ये ऐसे हो गया ऊपर, यहाँ से ऐसे हमने मिला दिया और इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये आकृति इसके अंदर छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, ये वाली आकृति आपको कौन से चित्र के अंदर नजर आने वाली है। तो इसके अंदर ये आकृति नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये आकृति अगर हम यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा इधर ऐसे घुमा के फिर ये और नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नंबर 1 है आपका कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी आपको लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 4 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो वो 4 ही होगा। जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछते हैं उतना ही उसका औसत हो जाता है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो अगर विषम संख्याओं का पूछता है तो वही रहता है, और अगर आपसे प्रथम 5 या 6 जितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछेगा यानी कि इवन नंबर का, तो अगर यहाँ पे 5 का पूछा है तो आपको 5 में 1 प्लस कर देना है, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगर आपको प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो वो n ही होगा, यानी कि जितनी संख्या वही औसत होगा। और अगर आपको प्रथम n संख्याओं का औसत पूछता है तो वो आपका n+1 हो जाएगा। जितनी संख्याओं का औसत पूछेगा उसमें एक जोड़ देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 30 आदमी किसी कार्य को करते हैं 60 दिन में, तो अगर 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आपको बताना कितने दिन में करेंगे, दिन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 30 आदमी काम को 60 दिन में करते हैं, तो काम बराबर होता है आदमी गुना समय, यानी कि 3 × 60 कर दीजिएगा, डिवाइड बाय, अगर पूछ रहा है 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, 20 से आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि आदमी गुना दिन डिवाइड बाय आदमी। हल करेंगे 20 या 60, 30 या 90, तो बच्चे 20 आदमी 90 दिन में काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहीं पर अगर आपको ये पूछ लेता कि भाई 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो बताओ 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था, इनकी गुणा और डिवाइड बाय हम 10 करेंगे तो आदमियों की संख्या आएगी। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डे होते हैं, और काम हमेशा बराबर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं m1 × d1 = m2 × d2। m1 m2 क्या है आपका, देखो पहले आदमी 30 है तो ये आपका m1 हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया d1,
फिर आपका M2 हो गया 20 आदमी, और D2 हमसे पूछ रहा है, तो बस यही हमने वैल्यू रखी और इसी से हमारा ये आंसर आया। M1 D1 कितना हो गया 30 इंटू 60 इज इक्वल टू 20 इंटू D2 हमें निकालना था कितने दिन में करेगा। तो बच्चे आपको अब यहाँ से पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे D2 पूछा जा रहा है तो जितने आदमी दिए गए उससे डिवाइड करेंगे, और अगर आपसे M2 पूछा है तब आपका M1 इंटू D1 डिवाइड बाय आपका D2 हो जाएगा। क्लियर है? आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट वाइज बात करेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो बच्चे पेपर में आपको। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए और खर्च किए। यदि पुरानी साइकिल उसने 600 रुपए में बेच दी तो उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले उसने साइकिल खरीदी है, इसका कॉस्ट प्राइस है, साइकिल कितने में खरीदी 450 रुपए की, कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे हमारा 450 रुपए, लेकिन उसने 50 रुपए और खर्च किए। तो अगर हम सामान को खरीद रहे हैं उसके ऊपर और खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है, उसको मिलाकर टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 500। तो 500 रुपए हमारा जो है क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। और फिर बेचा कितने में उसने 600 रुपए में, सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने कम का खरीदा और ज्यादा का बेच रहे हो, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटा है सेलिंग प्राइस से। और ऐसी कंडीशन में जब हम चीजों को सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं तो हमें हो जाता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर में। तो सेलिंग प्राइस 600 रुपए का हमने सामान बेचा, जबकि केवल 500 रुपए हमने उसको खरीद लिया था, तो हमें यहाँ पे 100 रुपए का हो गया है प्रॉफिट। हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चे लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। लाभ आपका 100 है, क्रय मूल्य हमारा 500 रुपए और इंटू में आपको 100 करना है। सोल्व करेंगे बच्चे, 100 पंजे 500 और 500 से 100 कटेगा 20 बार, तो बच्चे हमारा 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली चीज है इस क्वेश्चन में वो ये ध्यान रखना, हम सामान को जितने में खरीदेंगे और उसके ऊपर जो भी हमारा खर्च होगा, वो चाहे हमारी उसको मरम्मत कराने में हुआ हो या फिर उसको वहां से घर तक लाने के लिए हमने कुछ किराया दिया हो, वो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो हमारा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। और सबको जुड़ने के बाद ही जो हमारी जेब से टोटल खर्च हुआ वो हमारा कुल क्रय मूल्य माना जाता है, और हम जो बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर ही हमारा लाभ या हानि होता है। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में लाभ होगा। यहीं पर अगर हमारा क्रय मूल्य कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए तो हानि हो जाएगी। जैसे कि अगला प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ पर बेचने पर कहा गया है, और जब हमसे बेचने पर कहा गया है तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है विक्रय मूल्य जो कि कितना है 45,000 रुपए, और हानि हो गई, इसको लॉस परसेंटेज हो गया कितना 10% का, पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब बच्चे आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिए जाए और आपको पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर आपको क्या करना है, जितना भी आपका लॉस प्रतिशत है उसको डिवाइड करना है 100 माइनस लॉस प्रतिशत और इनटू में आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। लॉस प्रतिशत कितना बच्चे 10%, और 100 में से 10 गया आपका हो गया 90, और इनटू में सेलिंग प्राइस है आपका 45,000। हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल और 9 पंजे 45। यहां पर आपका क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर आपका लॉस है तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट होता है तो प्लस करते, और इनटू में सेलिंग प्राइस जितने हमने सामान को बेचा, तो आपका 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 10, तो इंटू 90 और इंटू में सेलिंग प्राइस 45,000। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया और 9 पंजे 45, ये हमारा हो गया 5,000। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले सवाल में और इसमें क्या, देखो इसमें भी सामान को बेचा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमें हुई थी हानि और इस वाले क्वेश्चन में हुआ है लाभ। दोनों सवाल है सेम ही, तो मैंने आपको दोनों रखे हैं यहाँ पे। अब इसमें बच्चे हमें एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 72 रुपीज हुआ, और 20% का लाभ होता है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आपका 20% है। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइड बाय, अगर हमें लाभ हो रहा है, पहले वाले में हानि था तो माइनस किया था, अगर लाभ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लगाओगे और इनटू में जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20, तो आपका हो जाएगा 120 इनटू में 72, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 72 रुपए। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो और 12 6 72 कितना हुआ 10 इंटू 6 बराबर में 60 रुपए। तो टोटल जो आपका क्रय मूल्य होगा वो 60 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, लॉस परसेंटेज दिया गया है और आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर आपको लगाना है 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो क्रय मूल्य पूछा और एसपी, तो ये नोट कर लो, अपनी कॉपी पेन उठा के तो रखी रखा होगा। अगला सवाल है आपका साधारण ब्याज से, कितने समय में 800 रुपए का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज दर से 160 हो जाएगा। ये हमें मूलधन दिया गया, हमारा ये क्या है, हमारा मूलधन है, ये हमारी दर प्रतिशत है आर, और 160 जो ये ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पूछा कितने समय में, समय हमें ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है बच्चे, साधारण ब्याज गुना 100 डिवाइड बाय मूलधन गुना दर। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160 रुपए है साधारण ब्याज, इंटू में 100 करेंगे, और हमारा मूलधन कितना है 800 इनटू में दर, दर हमारी है 4%। इसको हल कर देंगे बच्चे, दोनों जीरो से दोनों जीरो चली गई, 8 दूनी 16 कितना हो गया 20 और 4 पंजे 20। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो हमें 5 वर्ष लगने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। इसी ही सूत्र से हम लोग कभी कभी हमें समय दे देगा तो मूलधन गायब कर देगा, और कभी कभी समय और मूलधन दोनों देगा तो दर गायब कर लेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही रहेगा, अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपका वही रहेगा साधारण ब्याज इंटू 100। बस ये जो मूलधन है ये समय की जगह चला जाएगा और समय मूलधन के पास आ जाएगा, इतना सा इसमें बदलाव होगा। और अगर दर निकालना है तो मुझे बताओ दर का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है, प्रतिशत से हर साल वो पूछ लेता है हम लोगों से। क्वेश्चन है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% कितना होगा। देखो जब भी हम किसी संख्या की प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, जैसे 300 का 90% निकालना है, तो आपको क्या करना है, 300 का मतलब गुणा, और 90% है तो 90 और डिवाइड बाय 100, फिर उसके बाद प्लस करना है, फिर कह रहा है 90 का 30% निकालो, तो इसी तरीके से आप 90 गुणा 30
और डिवाइड बाय 100, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 जरूर लगता है। इससे 100 से 300 कटेगा 3 बार, और 100 से ये दोनों जीरो यहाँ पर चली जाएगी। 9 कितना हो गया 27, 270, और 9 आपका हो गया 27। दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमें मिलेगा 7 और 7 2 9 और 2 कितना हो गया 297। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अब ये वाला सवाल है, यहां पर भी बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं क्योंकि इसको लंबे तरीके से करते हैं। लंबे से नहीं करना। आपका सवाल है कि 17 सही, क्या है सवाल आपका, 17 सही 1/16 को दशमलव में बदलो। तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या को वो नहीं करना कि 16 की 17 से गुणा करो फिर 1 प्लस करो फिर बदलो, नहीं, आपको क्या करना है 17 रहने दो, 1/16 को बदल लो। कैसे, देखो ये वाला ऊपर वाला है अंश और नीचे वाला है हर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटे से गुणा करने, बड़ी छोटी का कोई मतलब नहीं, हमेशा ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर अंश को हर से भाग करते हैं। तो हमने 1 को भाग करना है किससे, 16 से। अब भाई 16 से भाग करेंगे, को पाड़ा तो नहीं चलेगा, एक दशमलव लगा दी, एक जीरो लगा लिया, अब भी तो छोटा है, फिर एक जीरो लगा के एक जीरो हमने उतार ली। अब 16 से कम कितना हो गया 96, माइनस करें 10 में 6 गया 4, और आपका 9 में से 9 गया 0, उड़ा लिया 0। 16 दूनी कितना हो गया 32, 40 में से 32 गए 8, फिर 0, और 16 पंजे हो गया 80। कितना आया भाग करके 0.0625। अब ये 17 कहां गया भाई। अब ये जो दशमलव से पहले जो ये जो भी हमारा सही वाली संख्या होगी, जैसे यहाँ 17 था तो उसको दशमलव से पहले लगा देना है, और बाकी का जो आया वो उसके पीछे लिखना है 625। तो आपका उत्तर हो जाएगा 17.0625। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला भी अच्छा सवाल है। हर बार पता नहीं क्यों पेपर में वो दे रहा है, बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन बच्चे तो पहले ही स्मार्ट है। प्रश्न में कहा है कि 485 4.3 को अगर भाग करता है 3.3 से तो उसको मिलता है 1471। अब ये कह रहा कि अगर अब ये 48.543 को भाग करता है 33 से तो कितना उत्तर आना चाहिए। तो बच्चे पहले इसको ध्यान दो सवाल को। यहां पर क्या है, पीछे से एक के बाद दशमलव है, यहां पर भी एक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट सकता है। यानी कि जब हम पूरी पूरी संख्याओं को भाग करते हैं तो भाग करने पर मिलता है मुझे ये। अब इस वाली संख्या में देखो कहीं पर भी दशमलव नहीं है, और दूसरी बार में संख्या तो सेम है, भाग करके यानी कि उत्तर तो सेम ही आएगा 1471, लेकिन दशमलव कहां लगेगी ये बात हमें डिसाइड करनी है। अब क्योंकि देखो दशमलव से दशमलव यहाँ पे कैंसिल हो चुका था, नहीं है दशमलव, अब यहाँ पे पूरी पूरी संख्या है। अब यहाँ पे कितने के बाद दशमलव लगाया इसने, 3 के बाद। तो अगर यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है तो उत्तर में भी हमारे 3 के बाद दशमलव आनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा 1.471। ऑप्शन नंबर 1.471 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है आपका 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा का मतलब हो गया बच्चा 300, 9 दहाई का मतलब हो गया 90, और इकाई इसमें नहीं है तो इकाई की जगह लगा दो 0, और प्लस 5000वां। अब आपको मैं बताऊं, देखो जब आपका इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलता है, उसके बाद हजारवा से पहले आता है 10वां, नहीं है, उससे पहले आता है 100वां, वो भी नहीं है, और हजारवे पर क्या है 5 है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 390.005, 390.005। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर हम दशमलव की लिखते हैं तो दशमलव का जो पहला स्थान होता है वो 10वें का होता है, दूसरा स्थान जो होता है वो 100वें का होता है, और तीसरा स्थान जो है हजारवें का होता है, और चौथा स्थान हमारा 10,000वें का होता है। और इधर की तरफ जब हम चलते हैं वो इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का, इस तरह होता है। तो 3 सैकड़ा 9 दहाई, इकाई तो है ही नहीं तो 390 हो गया, और फिर हमारा 10वां गायब है, 100वां गायब है, सीधा हजारवा, तो 0.005 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 23/50 और एक संख्या 46/50, तो दूसरी क्या होगी। तो बच्चे जब आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी, नोट कर लो कॉपी पेन से। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको गुणनफल दिया जाएगा इस गुणनफल को भाग कर देना पहली संख्या से, जो भी या दी गई संख्या उससे भाग कर देना। तो आपको दिया है 23/50 जो वो गुणनफल है, एक संख्या इससे भाग करेंगे कितना 46/50 से। और आपको पता है ना जब हम भाग करते हैं क्या करना होता है, 23/50 इस भाग को बदल देते हैं गुणा में, और इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे वाले अंश को हर और हर को अंश, यानी कि 50/40 हो जाएगा। 50 से 50 गया, और 23 ही कम 23, और 23 दूनी 40, कितना बच्चा 1/2। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बीन बीन के अच्छे से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, क्योंकि मुझे हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए सिलेक्शन वाली। जितने रिजल्ट आएगा कमेंट में होना चाहिए कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कंजूसी तो नहीं करोगे, पूरी पूरी उम्मीद है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।